ओम शांति। हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम बाप दादा की मदद की मीठी यादों में। आज पुनः हमारे बीच में आदरणीय बृजमोहन भाई साहब हैं, जिन्होंने हर कार्य के लिए बाबा से श्रीमत लेकर बाबा की टचिंग को कैच करके हर कार्य किया। फिर भले ही वो कार्य सेवा प्रति अलौकिक हो या लौकिक कार्य हो। तो ऐसे ही आज एक घटना के बारे में हम आदरणीय भाई साहब से वो किस्से जिसमें बाप दादा की मदद उनको विशेष मिली वो जानने वाले हैं। आपका स्वागत है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। भाई साहब, बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि बच्चे को, हर बच्चे के लिए बाबा की राय अलग अलग होती है और बाबा ने हर बच्चे को उनके परिस्थिति अनुसार राय भी दी है। आपका तो ये परम सौभाग्य रहा जो आप साकार बाबा और साकार मम्मा के साथ में रहे, उनसे डायरेक्ट आप राय लिया करते थे। तो ये राय जैसे अलौकिक जीवन में हमें मदद करती है, आपके लौकिक जीवन के भी बहुत अनुभव हैं जिसमें बाबा ने आपको मदद की। तो क्या आपके लौकिक जॉब, जो आपने लौकिक जॉब भी की काफ़ी समय तक, आपने हमें लास्ट एपिसोड में बताया था, तो क्या उसमें भी बाबा के डायरेक्शन अनुसार आपको मदद मिली? ऐसा है कि बाबा खास तौर पे मुरली में कहते हैं कि मैं बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, योग सिखाने आया हूँ, धारणा करवाने आया हूँ और उनसे पुण्य का कार्य सेवा करवाने आया हूँ। लेकिन मैं किसी के भी लौकिक कार्य में कोई दखल नहीं देता। वो आपका अपना हिसाब किताब है, उसके अनुसार आपका जीवन चल रहा है। आपको योग से शक्ति मिलती है, पर जो कुछ हिम्मत है वो बाबा देता है, लेकिन करना आपको ही है। फिर भी मैंने अनुभव किया है कि बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं और तीनों प्रकार वालों को ही मदद मिलती है, लेकिन जिसका वो जो प्रकार है उसके अनुसार ही मिलती है। जैसे एक होते हैं डेडिकेटेड, एक होते हैं सरेंडर्ड और एक होते हैं कम्प्लीटली सरेंडर्ड। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो कम्प्लीटली सरेंडर्ड होते हैं उनकी हर चीज़ उसमें लौकिक रहता ही नहीं, लौकिक में भी अलौकिक हो जाता है, क्योंकि कम्प्लीटली सरेंडर्ड है तो लौकिक शब्द तो निकल ही जाता है। ना उनका अपना शरीर रहता है, ना उनके अपने संबंधी रहते हैं, ना उनका अपना मन अपने लिए यूज़ करते हैं। अगर वो कोई बिजनेस भी करते हैं या जॉब भी करते हैं, वो डेडिकेटेड टू बाबा होती है ना जी। जैसे आश्रम में जॉब करते हैं, यानी काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो और जगह भी करते हैं ड्रामा के अनुसार। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की हमारा वृत्तांत है अति रोचक है। क्या कोई सोच भी सकता है कि भगवान किसी की नौकरी लगवाए? इसी से संबंधित ये है। तो बाबा ने ही आपकी जॉब लगवाई भी? हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसा ही है। तो आपने भाई साहब, हम जानते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया था, तो बाबा ने यही जॉब आपकी क्यों लगवाई और ये कब की बात रही होगी लगभग? ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने 1956 में पास की थी। बहुत पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, क्योंकि शायद 1-2 साल पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट बना था जी। और उस समय रिज़ल्ट बहुत सख्त था, केवल 9% बच्चे पास होते थे। और मैं तो ब्रह्मा कुमार, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मा कुमार्स को फर्स्ट प्रायोरिटी ज्ञान योग होता है और स्टडी वगैरह सेकेंडरी, लेकिन भगवान उसको कॉम्पेंसेट कर देता। तो दिल्ली में हमारा इम्तिहान हुआ, इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में ही है, मैं रहता भी दिल्ली में था। खुशकिस्मती मेरी ये थी कि दादी प्रकाश मणि जी हमारे सेंटर की टीचर थी। तो मैं रोज़ बजाय इसके कि कागज़ रिवाइज़ करूं, पढ़ाई रिवाइज़ करूं, मैं रोज़ सुबह इम्तिहान देने से पहले उनसे दृष्टि लेकर जाता था। शायद उसी के कारण से मेरी कॉन्सेंट्रेशन बेटर हो गई, मुझे मेमोरी ज़्यादा उस वक़्त आ गई, जो मैं पास हो गया। ये मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होना भी बाबा के द्वारा ही एक प्रकार से मदद मिली है।
तो बाबा कहते हैं कि बाबा दृष्टि से बहुत कार्य करवाते हैं, तो दादी जी की दृष्टि द्वारा बाबा ने आपको वो हिम्मत और उमंग भी दिलाया और कार्य भी करवाए। तो जब बाबा से, लेकिन आपने पूछा भी होगा जॉब के लिए, श्रीमत भी ली होगी, तो बाबा से जॉब के सिलसिले में आपकी क्या बातचीत हुई? नहीं, घटना इस प्रकार है कि जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अपना ऑफिस बनाते हैं, कंपनी खोलते हैं ऑडिट की। तो मैंने, मेरे पिताजी का बहुत कॉन्टेक्ट है, तो मैंने सोचा मेरे को आसानी से बिजनेस मिल जाएगा। तो मैंने यंग था मैं, तो मैंने एक होटल था, चांदपुरी होटल, सदर बाज़ार के अंदर। तो सदर बाज़ार सबसे बड़ा बिजनेस एरिया है, वहाँ व्यक्ति गुजर भी नहीं सकता, इतना भीड़ होती है जी। तो वैसे तो ऑफिस मिलना मुश्किल था, तो वहाँ एक होटल था, चांदपुरी होटल। तो उस होटल में ज़्यादातर जितने भी लोग रहते थे ना, वो बिज़नेस करने वाले ही रहते थे। उन्होंने अपना अपना कमरा ले रखा था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अच्छा, तो उसमें मैंने कमरा ले लिया। फ़ायदा ये है उसका होता है कि आपको बेरर मिल जाता है, आपको टेलीफोन उनका मिल जाता है, कोई क्लाइंट आए उसको चाय पिलाना है तो होटल वाले पिला देते हैं, इस तरह से बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैंने वहाँ कमरा ले लिया। इंसिडेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कमरा नंबर 13 मिला था। और पहले दिन ही जब मैं ऑफिस में गया, मैंने टेबल सेट किया, तो बेरर ने कहा साहब यहाँ कोई ज़्यादा नहीं रहता 13 नंबर में, इसीलिए ये खाली था। मैंने कहा मैं तो इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता, मैंने सुन लिया। अच्छा, तो लगभग कुछ समय ही मैंने प्रैक्टिस की थी। कुछ क्लाइंट मेरे पिताजी ने ला के दिए, लेकिन वो सब यही कहते हैं बच्चा अभी यंग है, जब मैच्योर हो जाएगा तो इसको और काम देंगे हम। फिर भी कईयों ने दिया, क्वालिफाइड तो मैं था ही, मैं लॉ भी पढ़ा हूँ, CA भी पढ़ा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद ही मैं माउंट आबू गया। तो बाबा बाहर आए थे अपने कमरे से, मेरे से पूछा, पहला सवाल पूछा, बच्चा तुम पास हो गए? मैंने कहा हाँ जी। फिर पूछा क्या करते हो? तो मैंने बड़े फ़ख्र से, जैसे होता है ना छोटा बच्चा, सारी जो मैंने बोला वो सारा बताया। तो बाबा मुस्कुराए और बोले थोड़ा नज़दीक आ जाओ। मैं ऑलरेडी नज़दीक था, मैंने कहा कोई ख़ास बात क्या नहीं होगी, मैं नज़दीक चला गया। फिर बाबा बोले देखो बच्चा, जो प्रैक्टिस होती है ना, उसमें व्यक्ति का दिमाग सारा दिन अपने क्लाइंट के काम पर रहता है। तुम खाना भी खाओगे तो वो काम ही याद आएगा। बाबा ने मुरलियों में भी ये कहा हुआ, वकील होता है, वकील को क्लाइंट का काम याद आता रहता है, वो भोजन को भी उसको पता नहीं लगता मैं क्या खा रहा हूँ। इसलिए बच्चा तुम जो है ना कोई सरकारी नौकरी कर लो। तो बाबा ने मुझे राय दी, खुद कहा कि बच्चा तुम प्रैक्टिस छोड़ के सरकारी नौकरी कर लो। अब भगवान और बाबा का क्या ऐसा पर्सनैलिटी, वैसे भी बुज़ुर्ग। तो मैंने उसी सेकंड में धार लिया कि मैं अब अपने ऑफिस में नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, कोई जॉब ढूंढूंगा। तो मैं उसके बाद उस ऑफिस में गया ही नहीं। जो फर्नीचर था वो मैंने अपने छोटे भाई को कहा, वो रजौरी गार्डन सेंटर में दे दिया। क्लाइंट्स के बुक्स थे वो भी सब वापस कर दिए। और मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मुझे दुनिया का कुछ पता ही नहीं जॉब क्या होता है, मैंने अखबार पढ़ा देखने के लिए वैकेंसीज। तो जो पहली वैकेंसी मेरी नज़र में आई, दूसरे तीसरे कॉलम में थी, वो मैंने सोचा इसमें अप्लाई करता हूँ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था अप्लाई करने के लिए टाइप करना होता है। मैंने हैंड रिटन ही एप्लीकेशन बना के उनको भेज दी। अब क्योंकि एक तो बाबा की मदद थी, दूसरे मेरे क्वालिफिकेशंस अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू भेज दिया। अच्छा है। तो भाई साहब आपने फिर कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया था? इससे पहले भी कुछ किस्सा है जी। जब मैं गया ना जॉब के लिए, तो इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो वो टीए देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, सब बच्चों को। स्थान था भाखड़ा नंगल, पंजाब में, जहाँ एक डैम है बहुत मशहूर, भाखड़ा डैम। वहीं पर ही एक फर्टिलाइज़र कंपनी लगनी थी। तो उस डिब्बे में, क्योंकि वो एक लोनली सा स्थान है, तो एक नंगल डैम एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी। उस जो डिब्बा था, क्योंकि हमें टीए मिलता था, हायर क्लास का डिब्बा था,
उसमें 8 लड़के बैठे थे, सब उसी जॉब के लिए जा रहे थे। जी। मैं भी गया, जब मैं एंटर हुआ डब्बे में तो मैंने देखा वो फटाफट अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई मद्रासी है, कोई कैसा है, खूब घुल मिल के बातें कर रहे हैं। मैं तो उसको देख के जैसे होता है ना, थोड़ा सा घबरा गया, सहम जाते हैं। इसलिए कि ये लड़के अगर जा रहे हैं, मैं तो इंग्लिश अच्छी जानता हूँ, लिखता हूँ, बोलनी नहीं आती, पंजाबी हूँ, तो मैंने सोचा ये जॉब तो मुझे नहीं मिलनी। तो वो सारे आपस में सारी ट्रेन में बातें करते रहे, रात की ट्रेन थी, मैं कोने में दुबका हुआ बैठा रहा और बाबा को याद करता रहा। अब चल तो पड़ा ही था, ये तो मिला ही था। अच्छा, जब मैं वहाँ गया, नंगल डैम लास्ट टर्मिनल स्टेशन था वो, वहाँ पर उतर गए सारे बच्चे, तो बड़े बड़े थे वो, मैं सबसे छोटा था। तो वहाँ पर मैंने रेलवे स्टेशन पर ही शेव वगैरह किया, कोट पैंट पहना, तो पता किया। उन्होंने कहा जी जो कंपनी तो बहुत बड़ी है, इन्होंने सिर्फ लैंड एक्वायर किया, नदी थी वहाँ सतलुज रिवर, उसके अक्रॉस 300 एकड़ उन्होंने लैंड एक्वायर किया था फैक्ट्री के लिए और रेजिडेंसीज के लिए। लेकिन अभी कंपनी ने अपना ऑफिस सामने, स्टेशन के सामने एक रेंटेड जगह में लिया हुआ था, फर्स्ट फ्लोर पर, आपको वहीं जाना है। तो मेरे और लड़के पता नहीं कहाँ गए, होटल में गए, खाने गए, क्या गया। मैं अपने घर से ले गया था कुछ भोजन, जैसे हमारा नियम है, खाया और मैं वेट करता रहा। 9:30 बजे इंटरव्यू था, ट्रेन 7 बजे पहुंच गई थी, पहुंच गया। अब मुझे नहीं पता अन्य लड़कों से क्या पूछा, क्या किया। जब मेरी टर्न आई उसका मैं सुनाता हूँ। मेरी टर्न आई तो इंटरव्यू बोर्ड बैठा था, उसमें डिप्टी फाइनेंस मैनेजर चेयरमैन था मिस्टर तनेजा। तो उसमें क्या हुआ कि जब मेरे से पूछा गया तो 5 व्यक्ति थे इंटरव्यू बोर्ड में, पांचों ने एक एक सवाल पूछना था। तो 4 ने सवाल पूछे और क्योंकि मैं बीके था और कुछ समय में प्रैक्टिस करता रहा था, वो सारे क्वेश्चन बुकिश थे। अब बुकिश क्वेश्चन होने की वजह से मैं आंसर नहीं दे सका। अच्छा, तो सब ने 4 ने ऐसे ऐसे ना किया। फिर चेयरमैन ने पूछा आप तनख्वाह क्या लेंगे। मैंने कहा जी जो आप दे देंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, कुछ नहीं पता, बेसिक पे क्या होती। बस ही मैं आ गया। तो चौथे 5वें दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। मैं बड़ा हैरान कि ये सारे लड़के इतने होशियार थे, आ गया। मैंने सोचा औरों को भी आया होगा। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि आपको ही सिलेक्ट किया गया। तो भाई साहब आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, आपको कुछ याद है? नहीं, क्या क्वेश्चन कोई थे? क्वेश्चन मैंने बताया ना, क्वेश्चन 5 थे, 4 में तो नेगेटिव था, सब ने ना कर दी क्योंकि सारे किताबी सवाल थे। अच्छा, 5वें ने सिर्फ ये पूछा आपने क्या तनख्वाह लेनी है, क्या लोगे, तो मैंने कहा जवाब दे देंगे। फिर उनके पर्सनल डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि भाई ये सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी ने लॉ बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति मिनिमम ऑफ पे स्केल वो मांगेगा उसको रखेंगे, जो ऊपर मांगेगा उसको रखेंगे नहीं। और यंग लड़के चाहिए क्योंकि दे हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग। इस तो कहते हैं आपने ही, केवल आपने ही बेसिक, आपको तो पता ही नहीं था, मैंने आपने बेसिक पे मांगी थी, उनके लॉ में आप फिट हो गए और बाकी सब ने हायर सैलरी मांगी थी। उन्होंने सोचा जंगल में, दिल्ली से जंगल में कौन जाएगा, वहाँ पर तो अभी मकान भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कंपनी आप ही देगी जैसे प्राइवेट में होता है। तो सब ने हायर सैलरी मांगी थे, वो होशियार पर वो रिजेक्ट हो गए। और आप जो थे आपने मांगी मिनिमम, तो आप लॉ के अंदर फिट हो गए, आपको रख लिया। तो भोलेनाथ बाबा के भोले बच्चे और अपने भोलेपन से बाबा ने, जिसको कोई सवाल का उत्तर नहीं आता, अच्छा, उसको भी बाबा ने रखवा दिया इस युक्ति से। तो फिर भाई साहब आप जब जॉब कर रहे थे तो क्योंकि हम तो अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, तो नेचुरली जॉब कर रहे हैं, अपना समय जो हम अदरवाइज ज्ञान योग में देते वो हम कंपनी में दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ज़रूर है आजकल के यूथ भी चाहते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट तो हो, तनख्वाह भी हो। तो आपको बेसिक पे रख तो लिया कंपनी ने, लेकिन उसके बाद में फिर आपकी पे बढ़ाई, मतलब कैसे वो चीज़ सेवा में यूज़ हुई, उसमें बढ़ोतरी तो हुई होगी? ऐसा है कि मेरी सैलरी 1.5 गुना हो गई 2 महीने में। ओके। इंक्रीमेंट तो थोड़ा थोड़ा होता है ना।
तो कैसे हो गई, ये भी समझो बाबा की मदद है। पहले तो बाबा ने मुझे एंट्री करवा दी, नौकरी दिलवा दी सबकी भेंट में, फिर मेरी सैलरी बढ़वा दी। कैसे? तो उस कंपनी को 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, और उसका नंगल यूनिट था। उसके अन्य स्थानों में भी भारत में 8 जगह फैक्ट्रियाँ थी। अच्छा, तो उन्होंने को चाहिए थे, तो उन्होंने मिनिमम पर रूल बनाया हुआ था, मिनिमम पे रखना। तो उन्होंने 2 महीने बाद री एडवर्टाइज़ किया सैलरी को 1.5 गुना करके, ताकि मिनिमम हो जाएगा ना नए आने वालों के लिए, तो अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, तो वो नए लड़के आए, लेकिन मैं वहीं था, तो मेरी आप भी 1.5 गुना हो गई। मैं तो सिलेक्टेड था, क्योंकि स्केल ही बढ़ा दिया, इसलिए बाबा ने मेरी एंट्री भी करवा दी और तनख्वाह भी 1.5 गुना बढ़ा दी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जी। वो ये था कि जैसे भारत में होता है, अपनी फर्स्ट सैलरी लोग अपने गुरु को भेज देते हैं। तो मुझे सैलरी मिली, तो मैंने उसका ड्राफ्ट बना के बाबा को माउंट आबू में भेज दिया, रजिस्ट्री करवा के। आप हैरान होंगे कि बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। अब आप सोचो एक यंग माइंड पे कितना इम्प्रेशन पड़ा होगा कि दुनिया में ऐसी भी कोई संस्था है जिसको आप पैसा भेजें और वो वापस कर दे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स लिखी जो बाबा की दी हुई थी। आप कहते हो कि मैं सौदागर हूँ, मैं उसी का लेता हूँ जिसका मैंने सफल करना हो। आप कहते हो कि नेक कमाई का हो, तब मैं बाबा के असूल हैं। तो आपके कहने से तो मैंने जॉब किया। अच्छा, ये कमाई भी नेक है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की सैलरी है। तो फिर आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की? क्या आप मेरा भाग्य नहीं बनाना चाहते? मैंने बाबा को लिख के फिर रजिस्ट्री करा के भेज दिया। फिर बाबा ने मुझे लेटर लिखा, बाबा ने पत्र पाया, हर्षाया, बच्चे का पत्र पाया, और बाबा ने इस बारी तो रख लिया, लेकिन आगे से बच्चे तुम अपने पास ही रखना और तुम इसको सेवा में अपनी मर्जी से लगाना। अब इससे मैंने सीखा कि बाबा, अगर मैं एक सैलरी भेजता हूँ, ये तो फर्स्ट सैलरी थी, नेक्स्ट टाइम अपना खर्चा कम करके कुछ जो होगा भेजूँगा, तो परसेंटेज भेजूँगा ना। मान लो मैं 20%, 30% जो मेरा बच्चे का खर्चा करके वो भेजूँगा, तो मेरा उतना ही गिना जाएगा कि भी मैंने 30% अपना धन इसमें लगाया। बाबा ने ये सिस्टम बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, फुल्ली सरेंडर्ड हो, नौकरी भी तुम्हें मैंने ही करने को कहा है ना। तो इसलिए तुम्हारा 100% उसमें लगे, मैं भी तुम्हें खर्चा भेजूंगा। अगर मान लो सेंटर बनाता हूँ तो तुम उसको अपने पास रखो। ये एक और घटना हुई थी उस पर। तो वंडरफुल है कि बाबा को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों का क्या करूँगा, तो देने आया हूँ। उसने कहा बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों का हूँ, इसलिए नो डिस्टिंक्शन। आप इसको यज्ञ ही समझिए और उसको खर्चिए। सचमुच ऐसा ही होता रहा कि नॉर्मली मेरा खर्चा तो थोड़ा था, लगभग जब हमारे स्टूडेंट मैंने क्लास भी चलानी शुरू की तो फुल सैलरी मेरी वहाँ जाती थी। उसकी फिर और भी एक कहानी है। बताइए भाई साहब। वो बीच में निकल आई। वो ये था कि मैं हमारी कंपनी के अंदर ही स्टेट बैंक था, बड़ी कंपनी थी, तो मैं वहाँ से ड्राफ्ट बनाया करता था। तो वहाँ जो व्यक्ति था ना, हमारा कैशियर, उससे वो मेरी सैलरी को मैंने कहता था उसको स्टेट बैंक को दे दो जी। वो था आर्य समाजी, तो उसका बॉस था आर्य समाजी, वो मेरा बॉस था। अच्छा, तो उसने क्या किया, अपने बॉस को बताया कि लड़का ऐसा है कि सारी तनख्वाह माउंट आबू भेज देता है। अच्छा, तो उसने सोचा कि मैं इसको आर्य समाजी बना लूँ, बॉस ने, है ना। ये लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करता हूँ क्योंकि मैटर दूसरा है। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। अब मेरा बॉस था तो बॉस के ऊपर तो बच्चे पर बड़ा, नया बच्चा था मैं जी। नया एम्प्लॉय था। तो मैं अपना झाड़ गोला यानी कल्पट्री और त्रिमूर्ति के चित्र कच्छ में लगा के ना ले गया। उन्होंने भी कोई आर्य समाजी गुरु बुलाया हो, तो उस दिन संडे का दिन था, हवन करते हैं। तो जो उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा डिबेट की, मैंने बड़े प्यार से, तो ज्ञान में तो हम स्ट्रांग हैं, भले बॉस हो, और उसका वो आर्य समाजी दूसरा भी था। आखिर वो जीत नहीं सके, मैं वापस आ गया। तो समझिए कि उनके मन में जरी सी ख्याल भी आ गया कि ये बड़ा
अपने उसूल पे पक्का आदमी, ये वायदी में मैं बता रहा हूँ। जी। अच्छा आगे। तो वो चाहते थे कि वो आपको आर्य समाजी बना दे ताकि वो सारा उनको मिल जाए। अच्छा। तो भाई साहब आपने पूरा ट्रस्टीशिप होने का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया और ट्रस्टी बन के आपने सारा किया। तो ये कितना समय, कितना साल आप करते रहे ऐसे लौकिक जॉब? अच्छा, उसमें मैं एक बार और ऐड कर दूं, थोड़े से मेरे से वो एंटेगोनाइज हो गए थे कि ये ब्रह्मा कुमार है। उसके बाद जब मैं जॉब करता था तो मैं अपने ऑफिस में अगरबत्ती जलाता था सुबह सुबह। वो कभी राउंड पे आते थे तो आते ही मेरे कमरे में कहते हैं क्या क्या स्मेल आ रही है, क्या करते हो तुम, मतलब इस तरह से। वो मैंने 17 साल जॉब की, उसमें आपने पूछा। जी जी जी। 17 लॉन्ग ईयर्स। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि वो मेरे से ऐसे करते रहे। फिर 6 साल के बाद उनकी कहीं नौकरी छोड़ के कहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में चले गए, तब ये मामला नॉर्मल हुआ। क्योंकि आर्य समाजी तो उस समय पे अपोज भी करते थे ब्रह्मा वही ना, कुमारीज़ को। तो वो ब्रह्मा कुमारी का चेला इतना पक्का है ऐसे समझते थे। अच्छा, तो उसके बाद उसकी और भी घटना है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। आपने पूछा कितने साल जॉब की? 17। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जी। वो ये है कि कंपनी थी ना, तो कंपनी के अंदर कुछ साल के बाद जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो वो उनको क्या करते थे, एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह दे के नई कंपनी जो बनाते थे ना, मान लो वो रामागुंडम में बनाते हैं या नाम रूप में बनाते हैं, सिंदरी में बनाते हैं, कई जगह बनाते हैं, बॉम्बे में, ट्रॉम्बे में बनाते हैं। तो नई जब चलाते थे तो पुराने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र कर देते थोड़ा इंक्रीमेंट देकर। मैंने बाबा से पूछा, मेरी बदली उन्होंने असम में कर दी, नाम रूप में। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसे मेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थोड़ा इंक्रीमेंट देंगे? बाबा बोले, बच्चे वहाँ बहुत मच्छर होते हैं, 9 महीने बारिश होती है, तुम वहाँ नहीं जाना। फिर बोले, बाबा आबू से बाहर जाता है क्या, तुम वहीं रहो। इस वजह से कई ऐसे मौके आए जब मुझे वो थोड़ी तनख्वाह दे करके एक्स्ट्रा नई कंपनी में भेजना चाहा, पर बाबा ने कह रखा था, इसलिए मैं वो डिक्लाइन कर देता था। इसलिए मैं ही अकेला व्यक्ति था जो 17 साल एक ही जगह जॉब किया, एक ही जगह बाबा की डायरेक्शन के अनुसार। फिर होता क्या था कि मुझे कुछ समय बाद इंक्रीमेंट मिल जाता था, मेरा ड्यू तो मिल जाता था ना, लेकिन वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के कारण वो जाते थे। बाबा ने मुझे कह रखा था कि यहीं रहना है, तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैंने वहाँ सेंटर खोल लिया, अपने बाबा का अक्रॉस दी रिवर भी खोल लिया, तो अच्छी सेवा भी होती गई। वहाँ रह के पंजाब में मैंने समझिए कि 52 संडेज़ होते हैं ना जी, तो 48 तो मैं बाहर ही रहता था, शनिवार को चले जाना। तो खूब सेवा ऑर्गेनाइज की पंजाब में, तो इसका इनडायरेक्ट लाभ हुआ। कहने का भाव ये है कि ये बाबा ने कहा था, इसलिए मैं 17 साल एक ही जॉब में रहा। तो ये भी बड़ी बात है भाई साहब, क्योंकि ट्रांसफ़र तो करते ही हैं व्यक्ति, चाहे ना चाहे। नहीं, यू कैन डिक्लाइन, यू कैन डिक्लाइन, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देते हैं ना, तो लोग इंक्रीमेंट के कारण, हाँ वैसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि कंपनी, उनको पता था ये ब्रह्मा कुमार है। मेरी वहाँ बहुत रेपुटेशन थी, आप पूछ रहे हैं, इतनी थी कि कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मामला है जिसमें बड़ा डेलिकेट होता है, जिसके खिलाफ आप फैसला करते हैं वो आपका दुश्मन बन जाता जी। फिर भी मुझे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज मेरे को देते थे कि न्यूट्रल है। और उसके अलावा वहाँ एक कोऑपरेटिव स्टोर था। कोऑपरेटिव स्टोर कंपनियाँ खोलती हैं जहाँ पर सस्ता सामान दिया जाता है। अच्छा, उसमें जो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं ना, उसमें भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जी। उसमें परचेज करने वाले भी होते हैं। तो वो बाहर के आदमी जो अज्ञानी होते हैं वो धोखा करते हैं। मान लो हींग लानी है तो मैदे वाली हींग ले आएंगे ऐसे। तो मुझे ही कहते थे कि कोऑपरेटिव स्टोर में भी आपने ही बंदा देना है, यहाँ तक उनका था। लेकिन ऐसा है, तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं जॉब से रिलेटेड एक घटना सुनाता हूँ जी। नेचुरली 17 साल में कई प्रमोशंस होते हैं। मैंने एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया था, एज एन असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर रिज़ाइन किया था। अच्छा, अकाउंटेंट भी बहुत बड़ा होता है उसमें तो। अच्छा, तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ
कि मेरा इंटरव्यू हुआ फॉर हायर पोस्ट। कुछ समय तक तो उन्होंने फैसला किया हुआ था कि रिकॉर्ड देखकर ना पिछला प्रमोशन दे देना, लेकिन एक ऐसी लेवल थी जिसके बाद जाने पर इंटरव्यू लेते थे। तो एक ऐसी जॉब के लिए, हायर जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ, शायद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर कुछ ऐसा था। तो दिल्ली में इंटरव्यू हुआ, क्योंकि दिल्ली इस कंपनी का हेडक्वार्टर था, साउथ एक्सटेंशन में हेडक्वार्टर था जो सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करता था। अच्छा, इंटरव्यू हुआ, दिल्ली में मेरा घर था, लौकिक मेरे पिताजी थे, माताजी थे। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीके था, ध्यान तो काम अच्छा करता था, रिपोर्ट बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जनरल चीज़ों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था जी। आप हैरान होंगे कि मैंने 17 साल वहाँ जॉब किया है, 12 साल में फैक्ट्री में ही नहीं गया। ऐसा कोई आदमी सोचा होगा आपने, इतना अनइंटरेस्टेड, वैराग्य वृत्ति। हाँ, कि कंपनी अंदर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बाहर है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, उसमें स्टोर, परचेज, अकाउंट्स, पर्सनल, इस तरह के डिपार्टमेंट, वो कंपनी के बाहर था, क्योंकि उनको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देखने के लिए सही कंपनी क्या होती है, उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, तो जो कागज़ आ गया वो मैंने देखना है। एक बारी मैं क्यों गया, वो भी मजबूरी से गया। मजबूरी ये थी, कंपनी ने भाखड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एग्रीमेंट किया हुआ था जी। 12 साल का। अच्छा, वो एग्रीमेंट, बिजली हमें इतनी डस्ट रेट पे मिलती थी, 1.3 पाई, पैसा भी नहीं, 1/3 ऑफ पैसा पर यूनिट, और हमारा फिर भी 21 लाख का बिल आता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाज रॉ मटेरियल इन आवर कंपनी, रॉ मटेरियल था। अच्छा, उसी से बनता था। अच्छा, अब क्या हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था, तो मेरा जो ऑफिसर था, आर्यस माजी नहीं था, और था मिस्टर चावला, वो इंडियन फॉरेन फाइनेंस सर्विस का था। उसने मुझे दे दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने इसको एग्जामिन करना है, रिन्यू होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, चीफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर था जो, उससे मिलने गया कंपनी में। उससे मैंने सारा स्टडी किया कि क्या क्या होता है। मुझे लाइन लॉस नहीं पता था, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लॉस होता है, क्या होता है, सारा समझा। उसके बाद मैंने उस पर नोट बनाया। वो जो नोट बनाया, एक एक क्लॉज पर नोट बनाया, वो मेरे बॉस को मैंने दिया। उसने भाखड़ावान उससे डिस्कस किया, और उसने मुझे एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिख के दिया, मिस्टर आनंद, थैंक्स फॉर योर गुड नोट ऑन दिस। इतना उनका फेथ था। तो अब पहली बार मैं वहाँ गया था। अच्छा, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं बताने जा रहा था, मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, सिंदरी में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ऐसे मैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता था जी। अपनी कंपनी का पता था। अब इंटरव्यू ख़राब हो गया, मैं घर आया तो भोजन पे मेरे पिताजी माताजी बैठे थे। मैंने कहा आज मेरा ना खाने को दिल नहीं करता। कहते क्यों? मैंने कहा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। मेरे फादर बोले बाबा बैठा है ना, तो मैंने कहा बाबा तो बैठा है, लेकिन बाबा ये थोड़ी कहता है कि मेरा नाम बदनाम करो, है? इसलिए मैं, कहते नहीं नहीं बाबा बैठा है, तुम खाओ। लेकिन मैं सचमुच खा नहीं सका ज़्यादा। अब मैं अपने शहर में वापस आ गया और दिन गिनने लगा कि किस दिन उसका रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आता, मैं नहीं सिलेक्ट होता, तो क्या होता, मेरा जूनियर मेरा बॉस बन जाता। इतना स्टेक था उसमें जी। अच्छा, क्या करूं? आखिर 9-10 दिन बाद वहाँ से रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट क्या आया? द होल इंटरव्यू हैज़ बीन क्वेश्ड फॉर टेक्निकल रीजंस। अच्छा, यानी उसमें क्या था, बोर्ड बनता है ना, बड़ा बोर्ड था, उसमें यूपीएससी का एक मेंबर आता है, सरकारी कंपनी थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र का आता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ थी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में। एक फाइनेंस एडवाइज़र होता है दिल्ली में, 2 जनरल मैनेजर आते हैं, तो उन्होंने लिख दिया इंटरव्यू इज़ क्वेश्ड बिकॉज द बोर्ड वाज नॉट प्रॉपरली लीगली कॉन्स्टिट्यूट। मैं बच गया। अब आप देखिए ये किसकी मदद है। इंटरव्यू सच मुझे अच्छा नहीं हुआ था, और लड़के थे और कंपनियों के भी थे, तो जो सिलेक्ट होता वो वहाँ आ जाता। तो हायर पोस्ट थी ना, तो मैं उसका जूनियर बन जाता। यहाँ भी एक खास घटना है, बाबा ने मुझे कैसे बचाया।
और ब्रह्मा कुमार होने के नाते एक जो रेप्यूटेशन, एक जो ईमानदारी, वो भी कहीं ना कहीं बाबा की ही मदद है हमारे साथ, जो चलती रहती है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे एक सादगी और ऑनेस्टी लेकर के पहुँचते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट होता है। मैं और घटना सुनाता हूँ। जी भाई साहब। पहली बार जब मैंने जॉब लिया था तो उन्होंने देखा ऑफिसर्स ने कि ये तो छोटा सा लड़का है, इनोसेंट सा लगता है, तो उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट देते हैं ना, इंचार्ज, अकाउंटेंट इंचार्ज होता है जी। वहाँ 12 डिपार्टमेंट्स है, तो उन्होंने मुझे देख करके बेचारा कैसा है, उन्होंने मुझे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट दे दिया। और प्रोविडेंट फंड चलता ही नहीं जब तक एम्प्लॉयज़ कुछ ईयर तक सेट ना हो जाए। तो मैं और मेरा एक असिस्टेंट होता था, उन्होंने एक असिस्टेंट दे दिया। हम दो, सबसे छोटा डिपार्टमेंट था, कोई काम नहीं क्योंकि प्रोविडेंट फंड अभी लगा ही नहीं। तो सिर्फ क्या होता था, हमारा एक अपर बॉस होता था, वो दफ्तर थे उस वक़्त, दुकानों में फैक्ट्री बन रही थी, तो वो बॉस ना बीच में से सब्जी लेने चले जाता था। हमारी क्या ड्यूटी होती थी कि बड़ा बॉस पूछे तो कह देना अभी कहीं गए हैं, ये इतना जॉब होता था। तो 1-2 साल तो हम यही करते। तो कहने का भाव ये है, ये भी भगवान ने, तब तक मैं मैच्योर हो गया, सारा सीखा। फिर एक दिन हमारा डिप्टी मैनेजर आया, उसने कहा ये 2 लड़के बैठे, उन्होंने फिर मुझे दूसरा एक डिपार्टमेंट दिया, कई सारे डिपार्टमेंट दिए। अच्छा, फिर क्या था, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमार था तो मुझे काम को डिस्पोज ऑफ करना बहुत आसानी से आता था। तो मैं ऑफिसेज में क्या होता है, ऑफिसेज में ये होता है कि आपसे एक ऑफिसर की पोजीशन पर बैठे, पहले जूनियर एक नोट लिखता है जी। अच्छा, उसके बाद उसका बड़ा लिखता है, फिर ऑफिसर के पास आता है। तो ऑफिसर का काम होता है उससे अपनी सुपीरियर अक्लमंदी दिखाए, इंटेलिजेंस, उसके ऊपर कुछ और रिफाइंड लिखे, तब बड़े बॉस के पास जाते हैं। नॉर्मल सिस्टम है। तो ऑफिसर जो भी पढ़ेगा ना वो देखेगा इसने क्या कमी है इसमें, और उसके बाद अपना लिखेगा। मैं क्या करता था, सबसे छोटे को बुला लेता था और उसको कहता था भाई ये लिख ला। अच्छा, ऊपर वाला भी है वो लिख देता, मैं सिर्फ एक साइन करता था, उसको पढ़ के इंग्लिश थोड़ी ठीक कर दी, बॉस को भेज देता था। तो नतीजा क्या था कि सारे दिन में मैं 15 मिनट सिर्फ लंच से पहले अपने बॉस के पास वो फाइलें लेके जाता था और उससे डिस्कस करके उसको बता के आ जाता था। तो उसने मुझे लेटर दिया था, योर डिस्पोजल इज़ वेरी क्विक। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। और फिर क्या था कि मुझे वो सिलेक्टेड कोई सारी डिपार्टमेंट में कोई काम ना कर सकता हूँ, वो मुझे देते थे। जैसे मैंने आपका बिजली का बिल, एक बार उन्होंने, हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा था, उसका एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया कि इसको चेक करना जी। और उसका वो अकाउंटेंट भी आ गया। तो मैं उससे बातें करता रहा, तो ऊपर से बॉस का फ़ोन आया कि हो गया। मैंने कहा नहीं अभी हो रहा है। उसको मेरे पर पक्का फेथ था, अब मुझे उस अकाउंटेंट पे फेथ था कि ठीक ही करके लाया है। हम बातें करते रहे, बोला आपने क्या क्यों नहीं दिया कि ले जाओ। मैंने कहा वो कहेंगे इसने अच्छी तरह नहीं देखा, ऐसे समझा आपने। ऐसे कर करके फिर फाइनली मैंने कहा मुझे मैं तेरे से ज़्यादा तो जानता नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, ये तो वर्क्स डिपार्टमेंट का है। आखिर मैं ले गया, बस उसने कहा ठीक है। इतना मेरे अपने पर भी कॉन्फिडेंस था, यानी मैं आम व्यक्तियों की तरह काम नहीं करता, ट्रस्ट पर करता था। मुझे पता था उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ट्रस्ट पर करने की वजह से मैं हार्डली सारे दिन में 2 घंटे में सारा काम कर लेता था। और भी कोई दे कभी कभी वो देखते थे। अच्छा, एक बार क्या हुआ, हमारा चीफ आया घूमने, तो मेरी टेबल खाली थी, न्यूज़पेपर पड़ा था। अच्छा, उसने कहा कि इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, उसने जाके मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया। अच्छा बदल दिया। फिर वो 1-2 महीने बाद आते हैं इंस्पेक्शन करने, तो फिर मेरी टेबल खाली थी। उसको ये पता ही नहीं था कि किस वजह से खाली है। वजह तो ये थी कि मैं दूसरों को कह देता था जो बनाना है, हमने फाइल देखी, उसको बोलते तुम ये लिख लाओ। अच्छा, तो मेरी वो भी बच जाता था और सारी फाइलें इकट्ठी करके बॉस भी खुश था, 15 मिनट में पूरा कर दिया। अच्छा, फिर वो कुछ लिखता था तो उसमें मैं लंच के बाद आके फटाफट 1 घंटे में फिर भेज देता था। अच्छा, तो उन्होंने फिर देखा कि ये कारण नहीं। फिर मैं क्या करता था, अपने आश्रम के बहुत काम थे। जगदीश भाई 1.25 साल के लिए विदेश चले गए
अब मुझे नंगल में कहा तुमने ये हमारा ज्ञान अमृत निकालना है 1.25 साल। अच्छा, बड़ी बात थी। मैं वहाँ बैठा हूँ, प्रिंटिंग दिल्ली में होती है, लेख इकट्ठे करने हैं, एडिटोरियल बनाना है जी। तो अच्छा, तो मैंने वो काम ले लिया। तो मेरे स्टेनो के पास 2 कॉपियाँ होती थी, एक ऑफिस की और एक ये। अच्छा, तो क्या होता था, ऑफिस का काम मैं बड़ा एक्यूरेट बहुत बढ़िया करता था जी। अब जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे कहते थे आप जाते कहाँ। अच्छा, क्यों, और फिर भी मैं फ्री था, अपनी अप्रोच ऐसी थी। तो फिर जब फ्री टाइम होता था तो मैं ज्ञान अमृत के लिए या और भी कोई ज्ञान की काम हो बाबा के, उससे लिखवाता था। और उसमें क्या होता था कि 1.25 साल मैंने, जगदीश जी ने कभी कभी ज्ञान अमृत के 2 इशू इकट्ठे भी निकाल दिए। जब बिजी होते थे ना, 2 महीने का इकट्ठा निकाल, मैंने कभी इकट्ठा नहीं निकाला। उन्हीं के स्टाइल पे फर्स्ट क्लास बनाया। भिन्न भिन्न लेखकों को लेटर लिखता था, फिर वो मुझे भेजते थे लेख, फिर मैं उनको चेक करता था, फिर वहाँ दिल्ली में जो छपवाने वाला भाई उसको दे, रेगुलरली वो छपता रहा। इस प्रकार से मैंने उस वक्त, मैंने आपको बताया कि 48 वीकडेज तो मैं ऑफ ही रहता था, वर्क संडेज को। कारण यही था कि बाबा ने इतनी मदद करी हुई थी और इतना इज्जत बाबा रखता था, कभी बात ही ना पूछो। तो जॉब का कभी बंधन आपको महसूस नहीं हुआ सेवा के लिए? और उस सेवा भी बहुत बाबा ने कराई। तो भाई साहब, आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स में सेवा की, इतना आपको एक्सपीरियंस था, गवर्नमेंट जॉब थी, आपको रेपुटेशन भी मिलती थी, कार्य का कोई बंधन भी नहीं था, सैलरी भी, इंक्रीमेंट आपको, बाबा के बच्चों को तो कोई बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, तो फिर आपने जॉब रिज़ाइन करने का संकल्प क्यों किया? अच्छा, इससे पहले मुझे एक और घटना याद आ गई जी। हमारी कंपनी में प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं था। गवर्नमेंट ने अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई हुई थी, यानी 100 एकड़ में फैक्ट्री थी, 200 एकड़ में रेजिडेंस था। और वहाँ का पानी कंजम्पशन सारे इंडिया में सबसे ज़्यादा था, फ्री वाटर था सबको, लोगों ने अपनी कोठरियों में खेती करते थे। और किसी ने कंप्लेंट किया तो कहते चलो देश को अनाज तो मिल रहा है, बच तो रहा है, इस तरह बड़ी रॉयल था। एवरीबडी वाज मतलब ओवर एंजॉइंग, ओवरवेल्म्ड विद साधन, ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल। चपरासियों को भी बड़े बड़े बंगले थे, 2-2 कमरे के, फिर ऑफिसर्स के बंगले थे, वो भी ग्रेडेशन से थे। अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ फॉरेनर्स भी इसमें शुरू में आए थे, तो उनके हिसाब से भी उन्होंने बंगले बनाए थे, क्लब बनाए थे। हमने ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर खोलने का अपने ही बंगले में प्लान बना लिया। तो उसके लिए बोर्ड लगाना होता है जी। तो बोर्ड लगाने के लिए मैंने अपने स्टोर ऑफिसर को कहा कि मुझे इतने बाय इतने का टिन शीट चाहिए, कुछ मोटा हो, मैं उसको पेंट करवाऊंगा बोर्ड। तो वो, क्योंकि मैं ऑफिसर था, वो कहता है जी आप फ्री में ही ले लीजिए, यहाँ तो बहुत शीट लगता है। मैंने कहा भैया देखो, आश्रम का काम शुरू कर रहा हूँ और मैं इसमें बीज ऐसा डालूंगा तो क्या होगा। फिर कहता अच्छा आपको मैं नया टीन भेज देता हूँ, स्क्रैप के लिए बिल बना देता हूँ, स्क्रैप होता है जो लोहा घटिया। फिर मैंने उसको यही कहा कि भाई ऐसा है कि अगर शुरू में हम एक अच्छे काम के लिए ऐसा करेंगे तो वो बनेगा कैसे। तो ये भी मुझे घटना याद आती है। और एक और घटना याद आती है मेरे आर्य समाजी ऑफिसर की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। कि पहले जब वो थोड़ा एंटोगनाइज था तो मैंने मनोहर दादी को बुलाया सेवा करने के लिए अपनी कॉलोनी में। कॉलोनियाँ भी कई थी, पहले थी कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, वो छोटी थी, उसमें बुलाया। वहाँ एक क्लब होता है, एक ऑफिसर्स क्लब होता है, एक वर्कर्स कम्युनिटी सेंटर जिसको कहते हैं, उसका हॉल था। तो मैंने खूब पब्लिसिटी करके पर्चे बनवाकर, मैंने क्या किया, सारे नंगल में कितनी पॉपुलेशन है उतने पर्चे छपवा लिए इंग्लिश हिंदी में, चलो एक एक को दे दिया। अच्छा, अब वहाँ मैंने मनोहर दादी को बुलाया और प्रोग्राम कराना था। अच्छा, प्रोग्राम कैसे कराना था कि उस आर्य समाजी ऑफिसर ने मुझे चैलेंज किया, कहता है कि आप शास्त्रार्थ करो हमारे साथ। बाबा ने तो मना किया हुआ। मैंने कहा मैं अपनी बड़ी दीदी को बुलाते हैं आगे। तो वो आर्य समाजी ऑफिसर थे, उनके साथी थे। तो उस प्रोग्राम में सिख भी थे, सिखों का गुरुद्वारा हमारी कंपनी ने
क्रिश्चियन के लिए चर्च बना के दिया था, सिखों के लिए गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा टेम्पल, और वो डबल था हिंदुओं वाला। अच्छा, आर्य समाजियों को आर्य समाज, तो वो हो गया शुरू। तो मुझे कहता है, पहले बहन जी को कहता है कि आपका गुरु ब्रह्मा है ना, हम पैसे देते हैं, किराया देते हैं, ब्रह्मा को कहिए आके यहाँ छोटा सा पहाड़ तो बना के दिखाए। अच्छा, समझा आपने जी। उस समय तो ब्रह्मा जी ने पहाड़ बनाया जी। तो मैंने फिर कहा ऐसा है जी, आप हमारी किताब ले लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चन पूछिए। तो एक हमारी किताब होती थी ह्यूज कंट्रास्ट, ये सच है ये झूठ है, मैंने दे दी। तो उसने, मुझे पता था ये कहाँ पर अटकेगा, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, ऑडियंस बहुत हो गया था, सब इंटरेस्ट से आ गए, सिख लोग भी आ गए, दूसरे के भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, हॉल भर गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने वो किताब उठाई और उसकी बैक साइड से एक सवाल पूछा जो डीप ज्ञान होता है, जिसको समझाने में भी बहुत टाइम। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, अभी नई नई बातचीत हो रही है, आप शुरू से कोई क्वेश्चन पूछिए, किताब को देखो। अच्छा, शुरू से था परमात्मा सर्वव्यापी का, मुझे पता था ये भाई इसमें फंस जाएगा जी। तो उसने, मनोहर दादी ने कुछ बोला, इसने कुछ क्वेश्चन किया, फिर मनोहर दादी ने फिर बोला, तो ये ना गुस्से में आ गया, लाल हो गया। तो मनोहर दादी ने कहा देखिए भाई साहब, आप शांति से बात करिए। तो कहता लीजिए अब मैं शांत हूँ, उसने चेहरा ऐसा बनाया। तो सारे लोग भी, फिर वो कहता है कि बहन जी ने कहा नहीं, अब शांति से करिए। कुछ देर चला, उसके बाद जब एक पॉइंट पे बिल्कुल भी अड़ गए ना, वो कोई जवाब ना मिला। उनका पॉइंट ये था, मुझे याद है, कि अगर भगवान सब जगह नहीं तो सब कुछ कैसे जानता है। तो हमारा उत्तर था कि फ्यूचर को कैसे जानता है, अगर सब जगह हो तो आज तक का जानेगा ना, फ्यूचर को कैसे जानता है, अभी तो फ्यूचर आया ही नहीं। तो इसलिए हमने, फिर बहन जी ने कहा कि बीज है त्रिकालदर्शी, इसलिए जानता। जब उन्होंने देखा नहीं होता, 3-4 बार में बेचारा दुखी हो गया सबके सामने। उसमें सिख भी थे और भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर थे। तो उसके साथी जो लाया हुआ था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय, जो बोले। तो मैंने मनोहर दादी को कहा आप तो जाइए। फिर हम लोग आपस में लड़ने लग गए। अच्छा। तो हाँ, हमारे भी एक स्टूडेंट था, उसने ऐसे बाजू चढ़ाई, नया नया था। तो हमने कहा नहीं भाई ये नहीं है। लोगों ने मतलब डिसाइड कर लिया, समझ गए कि इनका ज्ञान सॉलिड है, इतना तो समझ गए। एक ये भी। अच्छा, अब और सुनिए, वही आर्य समाजी ऑफिसर शिपिंग कॉरपोरेशन में गया था, फिर हमारी कंपनी में आ गया। अच्छा, अब वो मेरा डायरेक्ट बॉस हो गया और चीफ हो गया जी। अच्छा, लेकिन अब हुआ कैसे, एक बारी हमको दिल्ली और हेडक्वार्टर में आना था बाई कार। तो दिल्ली हेडक्वार्टर में बाई कार आना, तो एक कैनाल है, बहुत बड़ी पक्की कैनाल है जो रिवर से, उसके साथ साथ रास्ता जाता। तो रास्ते में उसको पानी पीना था अम्बाला में। तो क्या बोला ड्राइवर को, जाओ होटल था सामने, पानी लो, ज़रा गिलास साफ देख लेना। वो लाया तो गिलास साफ तो था नहीं, ठंडा ठंडा था। कहता है, वो था बड़ा अपने असूलों का। तो मैंने कहा जी मैं आपको पानी पिलाता हूँ, हम तो थर्मास में पानी ले जाते हैं। कहता है ये आप बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, उसके बाद रास्ते में एक उनका आर्य समाजियों का यहाँ कहीं नीलोखेड़ी के पास कोई आश्रम है, वहाँ भी मुझे ले गए। और वहाँ उन्होंने किताब निकाली हुई है, ब्रह्मा कुमारियों का खंडन मुंडन। अच्छा, वो आश्रम था। मैं चला गया, रिस्पेक्टफुली उसके साथ गया। बोला ये हमारे ब्रह्मचारी लड़के हैं, हम पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा इसके बाद क्या होता है? कहते फिर अपनी नौकरियाँ वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा फिर वो आपके पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, वो तो फिर दुनिया वाले हो जाते हैं। खैर प्यार से। अच्छा, रास्ते में एक जगह कहता है मुझे कुछ काम है, उसका कोई है, कोई खरड़ जगह है जहाँ पे कोई कंपनी थी जो फिक्स डिपॉजिट करती है जी। तो ये काम है मेरा। मैंने कहा बैठिए मैं करके आ जाता हूँ। मैं करके आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि दिल्ली ऑफिस में हम आ गए। मैं तो रास्ते में अपने सेंटर पे उतर गया, ये हॉस्टल में ठहरा। अगले दिन
दिल्ली ऑफिस में रेजिडेंसी हेडक्वार्टर जाना था, सामने सामने था जी। तो मैंने कहा चलिए, तो मैंने इसका बैग उठा लिया, मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ। उसको इतना प्रभाव, अच्छा फिर उन्होंने चाय ऑफ़र की वहाँ पर, मैं उसके साथ था, तो मैंने कहा जी मैं तो पीता नहीं। सब बोले ये तो नहीं पीता है। अच्छा, तो मुझे कहता है मैं भी चाय पसंद नहीं करता, पर मैं कैसे कहूँ। मैंने कहा आपको कोई शराब पिलाएगा, कहते मैं कैसे करूं। मैंने कहा यही कह दो नहीं पीता। उसने कहा मैं भी नहीं पीता, सारी हेडक्वार्टर में। तो उन्होंने कहा आप गुरु चेला एक जैसे ही है। तो उसके ऊपर यानी मैंने ऐसे बिहेवियर से ऐसा प्रभाव डाला, उसके बाद वो मेरी फेवर करने लग गया, कहने लग गया इनके हमारे ज्ञान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो सर्वव्यापी नहीं कहते हैं, मैं ऐसे हो गया टोटल। और कोई काम हो ना, वो भी इम्पॉर्टेंट काम मुझे दे के जाता था। 2-3 महीने बाहर रहा, किसी जगह गया तो बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जो बहुत हाई क्लास, वो भी मैंने कर दिया उसकी तरफ से। फिर मैंने उसको बताया, कहता ठीक है। वो मेरा बिल्कुल ही फेवरेबल हो गया, वही काम होना मुझे देना है, उनको दो। इस तरह वो भी चेंज हो गया था। तो अपनी धारणाओं से, शुभ भावना से उसकी वृत्ति कंप्लीटली चेंज केवल कर मैंने दी। उसका बिल्कुल एज ए, बिल्कुल जैसे जूनियर होता है ना, उसका बैग भी उठाया, रिस्पेक्ट दिया। और ये घटना भी हुई चाय वाली, क्योंकि असूल का पक्का था वो ऐसे। फिर उसने, हमने इकट्ठे आना था, तो मैंने कहा मैं आपके वहाँ, आप तैयार हो जाइए, मैं आ जाऊँगा, आपके से लेके चलूँगा। इस तरह से चेंज हो गया। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने अपने जीवन के वो समय भी हमें बताए जिसको आज भी हम, बहुत सारे यूथ हमारे हैं जो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी कोई कारण अकारण जॉब करनी पड़ती है। और अक्सर करके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब में रहते हुए अपनी धारणाओं को हम पक्का कैसे रखें। तो आज हमने भाई साहब के प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा जाना कि बाबा ने कहा हुआ है जहाँ भी ब्राह्मण बच्चों के कदम है, अगर हम, जैसे भाई साहब ने कहा, फुल्ली डेडिकेटेड हैं, कम्प्लीटली सरेंडर्ड हैं, तो हमारी हर लौकिक सेवा भी अलौकिक सेवा का साधन बन जाती है। तो इस किस्से को अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग तरीके से लेंगे, और भाई साहब ने जो अपनी जॉब रिज़ाइन की उसके बारे में भी ज़रूर भाई साहब से पूछेंगे, उसमें बाबा की क्या मदद रही। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।